असमत पगली प्यार हो जाएगा। असमत पगली प्यार हो जाएगा। ला 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 ला। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਅੱਜ 24 ਅਗਸਤ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ 7:30 ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਚੈਪਟਰ ਇੰਟਰਨਲ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਓਵਰਹੈਡ ਕੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ। 5 ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਾਏ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨਲ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨੇ ਬਾਈ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਇੱਥੇ ਹੈਲੋ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਜਰਾ अपनी हाजिरी ला लाओ। वेरी नाइस, कम ऑन गाइस, कम ऑन। स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाइए। उमंग शर्मा लिखते हैं हाय सर। हाय 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 हाय। प्रिंकल नामक बच्चा भी जो है हमारे साथ जुड़ रहा है। कैसे हैं सर आप? बेटा मैं ठीक हूं, आप सब बच्चे कैसे हैं? हाउ वाज योर वीकेंड सैटरडे एंड संडे? उम्मीद करता हूं आपने वीकेंड का भरपूर प्रयोग किया होगा और पढ़ाई ही की होगी। जीवन में और कुछ है ही नहीं, अभी तो जीवन में सिर्फ पढ़ाई है, पढ़ाई है, पढ़ाई है। धन्यवाद मिस्टर उमंग, धन्यवाद। आ जाइए। क्या पढ़ाओगे आज? ये तो वो बोला हो गया, शोले फिल्म की तरह डायलॉग हो गया। गब्बर पूछता कितने आदमी थे, क्या लाए हो, क्या खबर लाए हो? आज हम पढ़ाएंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। वाह, पढ़ना चाहोगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल पढ़ना चाहेंगे। यू आर लुकिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बेटा आई एम नॉट लुकिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन। बच्चे पूछ रहे हैं कैसे हैं सर? बेटा आई एम ऑल फाइन। जो बच्चे जुड़ गए हमारे साथ सेशन में, प्लीज लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। जो डिसलाइक वाले थे वो अपना काम करके चले गए, उन्हें कहना नहीं पड़ता, लेकिन आप बच्चों को हमें कहना पड़ता है। चलो लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो। सर आपके गणेश जी बहुत सुंदर हैं। तो भाई मैं यहां पर जो है एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। जो गणेश जी हैं वो मेरे घर पे नहीं है, क्योंकि मैं पुणे से, महाराष्ट्र से नहीं हूं। तो अभी तक जो है एक बहुत बड़ी भावना कि हाँ गणेश जी को मैं अपने मंदिर में लाकर स्थापित करूं। मेरे घर में मंदिर है, मैं पूजा करता हूं, ऐसा मत समझना मैं नास्तिक हूं। लेकिन गणपति जी को बिठाना, उनका सारा जो भी है पूजा पाठ करना, भी मैं उसके लायक खुद को नहीं मानता। तो जो हमारे नेबरहुड में है उनके घर गणपति है, हम सुबह शाम आरती के लिए जाते हैं। तो आज भी इसी समय के आसपास आरती थी, लेकिन आज क्योंकि मेरा सेशन था पिछले 2 दिन से, तो मैं जा रहा था। तो आज मैंने मैडम को भगा दिया कि आप जाइए आरती में हिस्सा लीजिए, हम बच्चों के साथ यहाँ अपना दरबार सजाते हैं। तो मैंने वहीं से फोटो क्लिक करके डाली है भाई, मैं पहले ही बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ जी, आपकी कृपा से चल रही है, बहुत बढ़िया। गणपति बप्पा, सारे बच्चे बोल दो भी एक बार जहां जहां बैठे, गणपति बप्पा मोरया। ते मंगल मूर्ति मोरया। बप्पा आप सब बच्चों की जो भी मुसीबतें उसको दूर रखे और आने वाले अटेम्प्ट में आप सबको अच्छे नंबर से पास करवाए। बच्चा लिख रहा है सर मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। बेटा कोई बात नहीं, आप सिर्फ आराम से ऐसे फोन को सामने रख दो और बस सुनते चलो, देखते चलो जो मैं करा रहा हूं। क्योंकि आज इस चैप्टर का जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसके थ्रू आपके ऑलमोस्ट सारे जो डाउट्स होंगे इस चैप्टर के, या फिर ऐसे क्योंकि पूरे का पूरा चैप्टर अपना रिवाइज हो जाएगा ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट मैं एक सेशन और प्लान करूंगा हद से, मुझे जहां तक लगता है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि बाकी सारी चीजें आज के इस प्रश्न में हम कर डालेंगे। और बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि सर प्लीज जो आप क्वेश्चन है वो पहले दे दिया कीजिए सेशन से पहले। तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलमोस्ट 12 नून में, दोपहर के 12 बजे क्वेश्चन जो है डाल दिया था। आप बच्चों ने प्रश्न देख भी लिया होगा, बहुत ही जबरदस्त सा प्रश्न है, काफी सारे पॉइंट्स उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है ना? ओके, वेरी गुड जी, वेरी गुड। लाइक का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। लाइक ठोको, लाइक ठोको, लाइक ठोको। देखा ना एक टीचर का वीडियो मैंने शेयर किया था फेसबुक पे, जय महाकाल। तो वैसे ही बस लाइक करते जाइए। अच्छा, एक दूसरी छोटी सी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, उसके बाद प्रश्न स्टार्ट करते हैं इमीडिएटली। आज का सेशन सीआईपीसी के लिए हमने कुछ दिन पहले एक डिस्काउंट रखा था 17-18 अगस्त को। तो उसके बाद बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया जो लेना चाहते थे, उस डिस्काउंट में नहीं ले पाए। तो वापिस से सेम प्राइसेस पर डिस्काउंट आ रहा है 3 दिन के लिए। डेट जहां तक मुझे लगता है शायद 27 से 29 है, जहां तक मुझे लगता है। आप डेट देख लीजिएगा, आज रात को या कल सुबह तक हम डाल देंगे। और सीए इंटर के लिए भी सभी फास्ट ट्रैक पर सिमिलरली डिस्काउंट आ रहा है। कॉस्ट, अकाउंट्स, एफएम और एफएमई को और एडवांस अकाउंट, तो जो भी बच्चे लेना चाहें उस डिस्काउंट के दौरान ले सकते हैं। मतलब अगर अभी लेने का मन है तो रुक जाओ 2-4 दिन, प्राइसेस काफी डिस्काउंट होने वाले हैं। 1 2 3 4 टीआरजी के मैराथन के जय जय करो, बल्ले 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 बल्ले। शेयर सरेंडर करवा दीजिए, उसमें दिक्कत है। बच्चे ने पूछा है, साकेत मिश्रा, सभी बच्चों का ये वीक पॉइंट रहता है, सारे बच्चों का वीक पॉइंट रहता है शेयर सरेंडर। तो कल के लेक्चर में अपन शेयर सरेंडर कर लेंगे यार,
इतनी क्या टेंशन होगी, ठीक है ना। आज नॉर्मल वाला करते हैं, आपको चैप्टर का बेसिक्स बता देते हैं और एक प्रश्न करते हैं, और कल शेयर सरेंडर वाला कॉन्सेप्ट भी आपको जो है पूरा अच्छे से करवा देंगे। डोंट नॉट वरी एट ऑल, कम ऑन जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे लिख रहे हैं सर क्लास मोबाइल पे प्ले नहीं होती। मैंने पहले ही बताया, जिस बच्चे को मोबाइल पे क्लास लेनी है, लैपटॉप वगैरह नहीं है, तो आप ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए, उनको अपने फोन का स्पेसिफिकेशन बताइए। अगर हमें लगता है आपका फोन सही सलामत है, ठीक ठाक है, जिसमें क्लास चल सकती है, तो डेफिनेटली आपको मोबाइल पर क्लासेस जो है प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। चलिए जी, ये लीजिए, ये आ गया हमारे सामने प्रश्न, और हम सेशन का फॉर्मल इंट्रोडक्शन जो है कर देते हैं। सेशन का फॉर्मल इंट्रोडक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्टियोन। मिस्टर एसी प्लीज स्विच ऑन हो जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद आपका। आइए जी, हाय सर शेयर सेंटर का जरूर बताइएगा। बेटा विद्या पढ़ाई की कसम, आप बचपन में कहते थे विद्या पढ़ाई की कसम, वैसे ही विद्या पढ़ाई की कसम है, हम कल शेयर सरेंडर करेंगे करेंगे करेंगे, 100% करेंगे, डू नॉट वरी एट ऑल। आइए गाइस, सबसे पहले चैप्टर का फटाफट से एक बेसिक हो जाए, एक इंट्रोडक्शन हो जाए, उसके बाद इस प्रश्न को टेकअप करते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, सबसे पहला वर्ड जो हमारे सामने आ रहा है वो है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन, जब पहली बार किसी चीज की नींव रखते हैं, पहली बार किसी चीज को बनाते हैं, तो बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। जैसे कि मान लीजिए मेरे माइंड में एक आइडिया आ गया, मैंने कहा यार ये आइडिया को इंप्लीमेंट करते हैं, चलो कंपनी बनाते हैं। तो जब कंपनी बनाई, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन। मैं बोलूंगा मैंने कंपनी कंस्ट्रक्ट कर दी फॉर एग्जांपल। लेकिन रिकंस्ट्रक्शन, री का मतलब होता है दोबारा दोबारा दोबारा। जैसे कि अगर आपने पिछले हफ्ते फॉलो किया हो हमारे यूट्यूब चैनल को, जब हमने ओवरहेड चैप्टर किया था, उसमें सेशन नंबर 2, 3, 4, सेशन नंबर 2, 3, 4 में हमने बात की थी रीअपोर्शनमेंट की। वहां पर भी री का मतलब सिखाया था, री का मतलब है दोबारा से, वंस अगेन। तो यहां क्या हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन मतलब दोबारा से कंस्ट्रक्शन। सवाल उठा, दोबारा से कंस्ट्रक्शन करने की आवश्यकता क्या है? जब एक बार हमने कंपनी बना दी थी तो सही सलामत चलती रही थी, लेकिन साहब कुछ तो दिक्कत है जिसकी वजह से हमें रिकंस्ट्रक्शन के बारे में सोचना पड़ रहा है। यानी कि ये चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि भाई कंपनी में कोई ना कोई दिक्कत चल रही थी, जिसकी वजह से अपने को रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब रिकंस्ट्रक्शन कैसे करने वाले हैं? दो तरीके से हो सकती है, या तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन या फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मान लीजिए बच्चा है, पढ़ नहीं रहा, आवारा सा हो गया है, निकम्मा सा हो गया है, पेरेंट्स पंडित जी के पास लेकर जाते हैं, पंडित जी कृपया करके इस बच्चे में बताइए, इसकी कुंडली देखिए, ये इसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ है, किस तरह से सुधार होगा। तो पंडित जी कुछ चीजें बताते हैं, इसको बोलो ये पूजा पाठ करिए, मछली को दाना डाले, ये गाय को चारा डाले, वो गया इंटरनल। फिर दूसरा पंडित जी क्या बोलता है, इसकी शादी करा दो, इसकी शादी करा दो, जिम्मेदारी आएगी तो खुद संभल जाएगी। क्या हो गया, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जहां पे आपको किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता महसूस हो रही है अपने आप को बदलने के लिए। तो अभी हम एक्सटर्नल की बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं आपको अपने अंदर ही जो है बदलाव लेकर आना है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब मैंने स्टार्टिंग में कहा कि भाई कोई ना कोई दिक्कत चल रही है। दिक्कत कैसी है? जब कंपनी के ओवर द पीरियड्स कॉन्टिन्यूअस लॉसेज हो रहे हैं, काफी समय से लॉसेज चलते आ रहे हैं, तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो सही पोजीशन शो नहीं करती। कंपनी की बैलेंस शीट में जो एसेट्स लिखे होंगे, फिक्स्ड एसेट्स एक्सेट्रा, वो सारे ओवरवैल्यूड होंगे। उसके अलावा बैलेंस शीट के अंदर आपके इनटेंजिबल एसेट्स होंगे, जैसे कि पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट हो सकते हैं जिनकी एक्चुअल वर्थ ना हो सकता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टाइप के चीजें हो जो कि एक्चुअल वर्थ नहीं है एसेट की, और P&L डेबिट बैलेंस यानी कि एक्युमुलेटेड लॉस हो चुका हो। सो कंपनी ये सोच रही है कि अगर हमारी बैलेंस शीट की यही हालत रही तो हो सकता है नियर फ्यूचर में हमारी कंपनी को लिक्विडेट ही करना पड़े, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा रह नहीं जाएगा, आप इतने समय से लॉसेज जो है इनकर कर रहे हैं। तो उस समय पर कंपनी ये सोचती है क्यों ना हम अपने शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स एक्सेट्रा सभी लोगों को साथ बिठाएं और उनसे दिल खोलकर बातचीत कर ले कि भाई कंपनी की पोजीशन ऐसी है, अब आप देखो कुछ समय के बाद कंपनी बंद हो जाएगी, लेकिन अगर आप लोग हमारा साथ दें, तो हम कंपनी को लिक्विडेट होने से, बंद होने से बचा सकते हैं, प्रोवाइडेड आप सबको हमारी कुछ बातों को मानना होगा। जैसे कि कंपनी कहेगी क्रेडिटर्स को, साहब देखिए आपके हमने देने 50 लाख रुपए, हाथ जोड़कर कह रहे हैं 50 लाख नहीं है, हम मुश्किल से आपको 20 लाख दे पाएंगे, और उस 20 लाख में भी आपको 10 लाख रुपए की इक्विटी शेयर देंगे और बाकी का 10 लाख कैश देंगे, बाकी 30 लाख भूल जाइए। सिमिलरली डिबेंचर होल्डर को, सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सिमिलरली इक्विटी शेयर होल्डर, सब लोगों से कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस, अरेंजमेंट्स एक्सेट्रा जो है किए जाएंगे। तो जब ऐसी स्कीम बनती है, इसको कहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम, की कंपनी अंदर ही अंदर जो इंटरनल पीपल हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, आपके इंटरनल स्टेक होल्डर जो आपकी बैलेंस शीट वाले लोग ही हैं, उनसे आप बातचीत करके अपनी कंपनी की हालात जो है, उसकी हालत जो है उसको ठीक करना चाह रहे हैं।
तो इसे कहते हैं जी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जब हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, नॉर्मल में क्या होता है, जब कंपनी रनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, गोइंग कंसर्न है, तो जितने भी प्रॉफिट्स है, जितने भी लॉसेस हैं, सबको बुक करने के लिए एक स्पेशल अकाउंट होता है जी, P&L जिसे बोलते हैं। आजकल स्टेटमेंट ऑफ P&L हो गया, लेकिन बोलने में हम P&L अकाउंट उसे बोल सकते हैं। लेकिन जब ये वाला स्पेशलाइजेशन नेचर का काम हो रहा है, क्योंकि भाई ये काम रोज रोज तो होना नहीं है, ठीक है ना, ये काम रोज रोज नहीं होना, तो इसके लिए हम एक स्पेशल अकाउंट ओपन करते हैं जिसको पॉपुलरली कैपिटल रिडक्शन या फिर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के नाम से जाना जाता है, या तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के नाम से जाना जाता है। जितना भी फायदा या जितना भी नुकसान होगा, हम उसको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर ही डालते रहेंगे। एक बार नॉर्मली क्वेश्चन का फ्लो क्या रहता है, आपको क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दी होगी और काफी सारी इंफॉर्मेशन दी होगी, जो कॉम्प्रोमाइजेस, अरेंजमेंट एक्सेट्रा मैंने बताए हैं कि रिकंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या पॉइंट बन रहे हैं। क्वेश्चन हमसे पूछेगा जर्नल एंट्रीज, ठीक है ना, 99.99% जर्नल एंट्रीज आएगी, 0.01% चांस रहता है, आज तक शायद हिस्ट्री में एक बार हुआ होगा कि क्वेश्चन ने अकाउंट्स पूछ लिए, अदरवाइज टोटली इररेलेवेंट, हमारा फोकस जर्नल एंट्री पर रहेगा। तो क्वेश्चन आपसे कहेगा जर्नल एंट्री, और अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया 16 नंबर 20 नंबर का, तो क्वेश्चन आपको कहेगा बैलेंस शीट भी बना दीजिए। लेकिन जर्नल एंट्री बनाने के बाद, जर्नल एंट्री करने के बाद और बैलेंस शीट बनाने से पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, जिसका नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जी हाँ, कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट आपको बनाकर चेक करना होगा कि भाई क्या ये अकाउंट टैली हो रहा है या कोई बैलेंसिंग फिगर आ रही है। अगर क्वेश्चन ने खुद बोला कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओ, तो हम उसको फेयर में बनाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन ने नहीं कहा बनाओ, बनाना तब भी है, सिर्फ बात इतनी है कि तभी वर्किंग नोट का हमारा पार्ट जो है हो जाएगा। ओके, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने इसका कर लिया। अब वापस से जो है देख लेते हैं फटाफट से, कुछ कुछ जो लिख रहे हैं, और विद इन फ्यू सेकंड्स आई विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। ओ बेटा, एक बच्चा है जी हमारे यहाँ पे, रौनक कह रहे हैं इतने गंदे गंदे क्वेश्चन क्या कराए। ये ऐसा बच्चा है जो मेहनत नहीं कर सकता। बेटा आपने गलत क्लास चूज कर ली, यू शुड हैव गॉन टू द टीचर जिन्हें बस आसान आसान जो क्वेश्चन करा देने से ਤੁਹਾਨੂੰ आ जाना सी बहुत ही ज्यादा मजा, कि यार मजा ही आ गया। फिर पेपर में जाके कहते ओ शिट यार व्हाट हैज हैपेंड विद मी। ओ काका चल दुड़ जा दुड़ जा दुड़ जा, कम ऑन गाइस, चलिए आइए जी। ये ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, आप इसको ये मत समझिए स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट की आड़ में कोई दूसरा इंसान है जो कि बस क्या कहें, सब बच्चे समझते हैं। सर कॉस्ट मैराथन कब लोगे वेटिंग, बेटा लेंगे लेंगे, अभी हम इस पर कंसंट्रेट करेंगे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपके सामने ये प्रश्न ये रहा, ये लीजिए। द बैलेंस शीट ऑफ एंड कंपनी लिमिटेड ऑन 31st of December 2011 इज एज फॉलोज। कम ऑन गाइस, क्वेश्चन फटाफट से गो थ्रू करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स दिए हैं, कौन कौन से, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी प्लांट, ये तो हो गए आपके टेंजिबल वाले, और ये आ गया पेटेंट और गुडविल, ठीक है ना, ये अपने स्पेशल टाइप के एसेट्स हो गए, पेटेंट गुडविल। उसके बाद लिखा है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 55,000 का है। करंट एसेट में डेटर है और स्टॉक है। फिर ये आ गया डेफर्ड एडवर्टाइजिंग और P&L अकाउंट, ठीक है ना। ये डेफर्ड एडवर्टाइजिंग, P&L एक्सेट्रा, चाहे क्वेश्चन कहे चाहे क्वेश्चन ना कहे, अपने को इनको 100% राइट ऑफ करना ही है, क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हम इसीलिए तो कर रहे हैं कि भाई जो भी एक्युमुलेटेड लॉसेज हैं, टोटली वर्थलेस एसेट्स एक्सेट्रा, उनको बाहर निकाला जाए। जहां तक इनकी बात है, पेटेंट गुडविल जो इनटेंजिबल नेचर के हैं, अगर क्वेश्चन कहेगा राइट ऑफ करो तो राइट ऑफ करेंगे, अगर क्वेश्चन ने नहीं कहा राइट ऑफ करो तो हम नोट लिखेंगे और तब भी राइट ऑफ करेंगे। मतलब राइट ऑफ तो करना ही है, लेकिन नोट लिखकर, इनके लिए किसी नोट की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन कहे या ना कहे इनको तो राइट ऑफ करना ही है। लाइबिलिटीज में आए बेटा, लिखते हैं शेयर कैपिटल 4,000, 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 इच, बेटा 4 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर हैं, और 75,000 इक्विटी शेयर है 10 वाला इच, तो 1150 का टोटल हो गया। फिर डिबेंचर है, डिबेंचर का इंटरेस्ट पड़ा है, और करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, डायरेक्टर लोन। एक जनरल जो है बैलेंस शीट को एक बार अपनी नजरों से देख लिया, जिसमें मेनली हमने इन चीजों को पहचानना था ऑन दी एसेट साइड की, भाई ये 4 जो है पॉइंट हैं जिनका हम स्पेशल इंपॉर्टेंस जो है देखते हैं, ठीक है ना। आगे आते हैं। The court approved a scheme of reorganization to take effect on 1st of January 2012. बैलेंस शीट किस डेट की थी देखिए, 31 दिसंबर 11 की, तो अगले ही दिन 1 जनवरी 2012 को, यानी कि 31 दिसंबर की बैलेंस शीट तैयार हुई, और कोर्ट ने 1 तारीख को ऑर्डर दे दिया, क्या, स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन को अप्रूव किया, जिसके अंतर्गत यहां पे बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं। यानी कि कोर्ट में जब आप स्कीम लेकर के, प्रॉपर कंपनी एक्ट के सेक्शन है जो कि आप सीए फाइनल में जाकर बेटा पढ़ेंगे, वहां पर आपको सिखाया जाता है कि इसका क्या प्रोसीजर होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का। हमें प्रोसीजर में नहीं जाना, हमें तो अकाउंटेंसी एस्पेक्ट के माध्यम से जो है देखना है। एक एक करते हुए सभी पॉइंट देखेंगे, कम ऑन। पहला पॉइंट हमारे सामने ये रहा, the preference shares to be written down to ₹75 each and equity shares to ₹2 each। जितने भी क्वेश्चन आएंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के, ये वाला पॉइंट तो 101% होगा ही, इसके बिना क्वेश्चन नहीं बन सकता जी।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोला, प्रेफरेंस शेयर टू बी रिटर्न डाउन टू 75, कितने का है प्रेफरेंस, 100 रुपए का। क्वेश्चन कहता क्या करो 75 का कर दो 100 से। सिमिलरली जो आपका इक्विटी है कितने का बेटा, 10 रुपए का, क्वेश्चन कह रहा है इसे कितने रुपए का कर दो, 2 रुपए का कर दो। देर आर वेरियस टेक्निक्स जिससे आप 100 से 75 और 10 से 2 का बना सकते हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर चीज क्या है हमें उसके मुताबिक जाना है, जो कि साइलेंट केसेस में इंस्टीट्यूट करता है। आपकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, क्वेश्चन कह रहे हैं आप ना 75 का कर दो। अब सवाल उठता है मन में, क्या फेस वैल्यू 100 की रहने दें, सिर्फ पेड अप 75 कर दें? जरा सोचिए, आप एक शेयर होल्डर है, मैं एक कंपनी हूं, प्लीज सभी बच्चे ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 100 रुपए का शेयर है, मैं आपसे 100 रुपए मंगवा चुका, मैं कंपनी हूं, आपने 100 रुपए दे दिए। रिकंस्ट्रक्शन के समय पे मैं कहता हूं कि भाई आपका ना 100 वाला शेयर 75 का रह जाएगा, मतलब ये मानो कि तुमने 100 नहीं दिए, तुमने सिर्फ 75 ही दिए हैं, आपने वो भी मान लिया। लेकिन अगले ही पल कंपनी क्या कह रही है, मान लो अगर कंपनी कहती है कि भाई फेस वैल्यू तो 100 ही है, लेकिन तुम्हारा जो है ना उसको हम पेड अप 75 मान लेते हैं, इसका मतलब कि कंपनी आपसे 25 और मंगवा सकती है। तो ये बहुत ही एक इनजस्टिस हो जाता है शेयर होल्डर्स के साथ, जिस कारण हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि फेस वैल्यू 100 ही रहेगी, सिर्फ पेड अप 75 होगा। अगर क्वेश्चन ऐसा कहे कि 100 से 75 करना है और क्लियरिटी नहीं है कि फेस वैल्यू है कि पेड वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम ये मानेंगे पूरे की पूरी फेस वैल्यू ही चेंज हो गई। यानी कि आपने कंपनी को पहले 100 दिए थे, अब हम ये मानेंगे कि 75 दिए हैं, लेकिन कंपनी के पास पावर नहीं है आपसे 1 भी रुपया एक्स्ट्रा अब मंगवाने की, तो फेस वैल्यू भी 100 से 75 हो जाएगी। ठीक है ना, कैसे करेंगे इसको, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। उत्तर जो है आपके सामने है, ठीक है ना, हमने सिर्फ कंसंट्रेट करना है एंट्री के फ्लो पर। तो जो आपका प्रेफरेंस शेयर है, सबसे पहले जर्नल एंट्री डाल रहे हैं, कितने की फेस वैल्यू थी, 100 की। अब 100 की बजाय कितने की रहेगी, 75 की, यानी कि 100 वाला तो खत्म हो गया भाई। तो जो खत्म हो गया उसको कर दिया डेबिट, क्यों, क्योंकि भाई कैपिटल लायबिलिटी है, उसका क्रेडिट बैलेंस है, उसको खत्म करने के लिए क्या करूंगा साहब, डेबिट करूंगा। तो 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 100 इच, ब्रैकेट में 100 लिखा, यानी कि फेस वैल्यू 100 वाला खत्म कर दिया। अमाउंट कितना, ये देखिए अमाउंट जो कि अपने को यहां पर दिया गया था 4 लाख रुपए, टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ब्रैकेट में 75। अब ये 75 वाला रह गया, नंबर ऑफ शेयर में कोई चेंज नहीं है, नंबर ऑफ शेयर पहले कितने थे देखिए 4000 शेयर, अब भी 4000 ही रहेंगे। तो जब आप 4000 इंटू 75 करेंगे, ये अमाउंट आएगा 3 लाख रुपीज का। एंड जो बैलेंसिंग फिगर आती है दैट गोज टू द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ, एंट्री का आपको लॉजिक भी समझा दें, हुआ क्या यहां पर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख का था, हमने उन्हें कहा कि भाई हाथ जोड़े खड़े हैं तुम्हारे आगे, कंपनी कह रही है तुम्हारा 100 वाला 75 का मानेंगे, यानी कि उनका पैसा आया हुआ है 4 लाख, लेकिन कंपनी बैलेंस शीट में अब कितना दिखाएगी कि भाई हमने तो तुम्हारा 3 लाख ही देना है। तो 1 लाख रुपए का कंपनी को फायदा हो गया, और मैंने क्या कहा था, फायदे और नुकसान के लिए स्पेशल अकाउंट ओपन होगा जिसका नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो जब जब फायदा होगा कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो रहा है, जब जब नुकसान होगा तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहां पर हमारे सामने क्रेडिट हो रहा है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1 लाख रुपीज। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीबडी। उम्मीद करते हैं सब बच्चों को क्लियर होगा। आगे आगे बढ़ते हैं, ये देखिए जी, सिमिलर एंट्री फॉर द इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स को 75 कर दे, इक्विटी शुरू करना है 2, इक्विटी की वैल्यू कितनी, 10 रुपए, तो 10 वाला डेबिट होगा, अमाउंट कितना पूरे का पूरा 7.5 लाख, और क्रेडिट होगा 2 रुपी वाला, और नंबर ऑफ शेयर जो आपके हैं दैट विल रिमेन सेम, दैट इज 75,000। ये लीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में 10 वाला खत्म हो रहा है, अमाउंट है 7.5 लाख, और नया कितने का बन रहा है 2 वाला, नंबर ऑफ शेयर सेम रहेंगे, 75,000 शेयर थे, नंबर ऑफ शेयर सेम है, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 1,50,000 रुपए, और बैलेंसिंग फिगर आ रही है कैपिटल रिडक्शन में 6 लाख। बेसिकली कितने रुपए की बिग फिगर आई, 75,000 शेयर है, हमने कहा तुम्हारा 10 है लेकिन 2 ही मानेंगे, मतलब 8 रुपए का कंपनी को फायदा हो गया। तो 75,000 इंटू 8 जो है आपका बनता है 6 लाख। लेकिन हमें ऐसे मल्टीप्लीकेशन करके देखने की आवश्यकता नहीं है, जितने रुपए का एंट्री में डिफरेंस आ रहा होगा उसे कैपिटल रिडक्शन में हम डाल देंगे। तो ये जो फर्स्ट 2 एंट्रीज हैं, इसके बिना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन बनना बेहद मुश्किल है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ये पॉइंट तो होगा ही होगा। तो दिस शुड बी क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट भाई। आइए आगे, सेकंड पॉइंट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टार पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड विच आर इन एरियर फॉर 4 ईयर्स। प्रेफरेंस शेयर है,
क्वेश्चन में कहा तो कौन से वाले हैं भाई, ये देखिए अगर आप ध्यान से देखें लिखा है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हम जानते हैं जिनका डिविडेंड जो है एक्यूमुलेट होता रहता है हर साल। तो क्वेश्चन बी पॉइंट में कह रहा है ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड विच आर इन एरियर फॉर 4 ईयर, 4 साल से एरियर है, 3/4 टू बी वेव्ड। 4 साल का जो है डिविडेंड उसे निकाल लो, उसमें से 3/4 यानी कि 75% तो कहता छोड़ देंगे, एंड इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 ईच टू बी अलॉटेड फॉर द रिमेनिंग क्वार्टर। क्वार्टर बोले तो 1/4, 3/4 वेव कर दिया, जो बाकी 1/4 बचा उसके लिए कहता हम क्या देंगे, इनको इक्विटी शेयर कैपिटल जो है अलॉट कर देंगे। आइए देखें, सबसे पहले यहां गए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट देखा कितना है भाई, 4 लाख रुपए का प्रेफरेंस कैपिटल है, 6% का जो है इनका डिविडेंड का रेट है, तो 4 लाख गुना 6%, 24,000 रुपए हो गया भाई एक साल का। कितने साल का एरियर में है, 4 साल का। तो अमाउंट आ गया 96,000 रुपीज, उम्मीद करता हूं स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 96,000 का आ गया बेटा डिविडेंड का अमाउंट। इसमें से 3/4 3/4 को कहते वेव कर देना, 72,000 वेव ऑफ कर दिया, और जो कहते बचा था बाकी क्वार्टर दैट इज 1/4 उसके लिए इशू कर देना इक्विटी शेयर। बच्चों की सबसे बड़ी गलतफहमी रहती है यहां पर, कहते सर 72,000 रुपीज बच गया सर, कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट कर दो सर, फायदा हो गया सर, मजा आ गया सर। ओ बेटा, फायदा तो तब होगा अगर पहले नुकसान था। क्या मैंने इस 72,000 को अपनी बुक्स में लायबिलिटी शो भी किया था? जी नहीं, ये तो कंटिजेंट के तौर पे चल रहा है बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में, ये तो मेरी बैलेंस शीट के अंदर था ही नहीं। सोचो, आपको लग रहा है कि यार मेरा ना लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और वो लॉस हुआ ही नहीं। आपको लग रहा है लॉस हो जाएगा, अभी तक है नहीं, और बाद में पता चला वो लॉस हुआ ही नहीं, तो भाई उसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी। मान लो आपने पेपर दिया, आपको लग रहा है यार पता नहीं यार फेल ना हो, जो फेल ना हो, जो रिजल्ट आया पास हो गए, तो आप ये बोलेंगे क्या कि यार एक अटेम्प्ट दिया था, फेल हो गया था, फिर पास हो गया? अरे नहीं भाई, वही अटेम्प्ट था हमारा, तो लॉस तो ये हुआ ही नहीं। तो बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट फॉर दिस पार्ट देयर शैल नॉट बी एनी एंट्री, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी थी ही नहीं। अगर कोई चीज आपकी कंफर्म्ड लायबिलिटी थी और वो अब आपको नहीं देनी, सिर्फ वही मेरा फायदा जो है बनेगा, लेकिन ये मेरी कंफर्म लायबिलिटी नहीं थी। बल्कि ये जो चीज है, ये 24,000 रुपए, क्या ये मेरी लायबिलिटी थी? पहले नहीं थी, लेकिन अब ये मेरी लायबिलिटी बन गई, अब मुझे पेमेंट करनी है, तो ये मेरा नुकसान है। तो हम कहेंगे नुकसान है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट किया जाए। जब जब फायदा है तब कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होता है, जब जब नुकसान है तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा। तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट 24,002, क्या दिया हमने इन्हें? 24,000 रुपए का इक्विटी शेयर। अगर क्वेश्चन कहता कि आपने इन्हें कैश दे दिया या चेक के थ्रू पेमेंट की, तो 2 कैश या 2 बैंक आ जाता, लेकिन हमने इन्हें क्या दिया? इक्विटी शेयर्स, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है ना? दिस एंट्री शुड बी क्लियर टू ऑल, दिस एंट्री शुड बी क्लियर टू ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आया तीसरा पॉइंट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू बी पेड इन कैश। हमने देखा था बैलेंस शीट में, यहां पर ये देखिए बेटा, एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से आपको एक लायबिलिटी दी गई है, डिबेंचर का एक्रूड इंटरेस्ट है 22,500 का। क्वेश्चन ने चाहे बोला है टू बी पेड इन कैश, लेकिन क्वेश्चन कैश बैंक इंटरचेंजेबल यूज कर देता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे गलती। देखो एसेट साइड पर कहीं पे कैश दिखता है, करंट एसेट के अंदर अगर आप जाते हो तो आपको डेटर, स्टॉक, डेफर्ड एडवर्टाइजिंग ये दिख रहे हैं, ठीक है ना? तो यहां तो भाई कैश नहीं है। अगर लायबिलिटी साइड पर हो तो वहां पर जरूर बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है, मतलब बैंक बैलेंस है वो भी नेगेटिव है, कैश तो है ही नहीं, तो हम बैंक के थ्रू ही एंट्री करेंगे, बिकॉज वी डू नॉट हैव द कैश एज ऑफ नाउ। तो हम कहेंगे भाई जितना भी तुम्हारा एक्रूड इंटरेस्ट था टू बैंक अकाउंट 22,500 पे कर दिया, एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट हो गया। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी थी, क्रेडिट बैलेंस था, हमने खत्म करना है तो इसको डेबिट करके खत्म कर दिया जाएगा। पैसा हमारे हाथ से चला गया तो बैंक क्रेडिट हो गया 22,500 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, फिर से बहुत ही बेहतरीन पॉइंट, अमेजिंग पॉइंट। ये पॉइंट भी आपको बहुत सारे प्रश्न में मिलेगा, मैंने जानबूझकर ऐसा प्रश्न पिक किया है जिसमें काफी सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कॉमन है, मेजॉरिटी क्वेश्चन में मिलेंगे आपको। पॉइंट कहता है डिबेंचर होल्डर्स एग्री टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो आपका क्या है? एक एसेट है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, एक लायबिलिटी है। सोचो नॉर्मली अगर मैं कंपनी हूं, मेरे पास एक एसेट है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, पहले मैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को जाऊंगा, बेचूंगा, पैसे लाऊंगा, फिर मैं कहूंगा अच्छा डिबेंचर होल्डर तुम खड़े हो, ये लो ये पैसा लाए हुए, डिबेंचर होल्डर पैसे ले लो। इतना टेंशन क्यों लेना? सीधा कह दो ना, डिबेंचर होल्डर इधर आ, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इधर आ, डिबेंचर होल्डर ये लो हमारी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, काम खत्म। तो वही यहां पर किया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज को समझेंगे, इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जितने भक्तजन हमारे सेशन में जुड़ते जा रहे हैं भाई, लाइक दबाते जाइए, लाइक दबाते जाइए। आइए जी, डिबेंचर होल्डर्स एग्रीड टू टेक ओवर द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी
बुक वैल्यू जिसकी 1 लाख थी एट अ वैल्यूएशन ऑफ रुपी 1,20,000। ध्यान से, डिबेंचर होल्डर कहते हैं हम फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले जाएंगे जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख है। जरा जाकर देखें फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू है कितनी। आइला 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 फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में गए तो भाई वैल्यू तो इसकी 425 है, यानी कि हम पूरी प्रॉपर्टी डिबेंचर होल्डर को नहीं दे रहे, कुछ पार्ट दे रहे हैं। वापस से, डिबेंचर होल्डर एग्रीड टू टेक ओवर द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, बुक वैल्यू जिसकी 1 लाख है एट अ वैल्यूएशन ऑफ 120। हमने कहा ये 1 लाख रुपए की बुक वैल्यू, लेकिन तुम्हें 1,20 की देंगे, तो भाई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई कितने से, 20,000 से। सबसे पहले तो इसकी एंट्री करनी बनती है, तो हम गए, हमने सबसे पहले एंट्री करनी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस, वैल्यू बढ़ रही है तो एसेट को और डेबिट किया गया 20,000 रुपए से, और एसेट बढ़ रहा है भाई, फायदा है तो कैपिटल रिडक्शन तो ऑब्वियसली क्रेडिट होगा ही होगा। तो डिबेंचर होल्डर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेकर जा रहा है, लेकिन ठहरिए, क्योंकि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में कुछ अपवर्ड वैल्यूएशन हुई है तो पहले उसको बुक कर लिया। अब आगे लैंग्वेज पढ़ते हैं। टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इन पार्ट पेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग। इन पार्ट पेमेंट मतलब डिबेंचर होल्डर, अगर हम यहां पर देखें ना कितने के थे, इफ यू सी डिबेंचर होल्डर बेटा 3,75,000 के, पूरा वैल्यू के लिए उनको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं दी। व्हाट डिड दे से, सॉरी व्हाट डिड दे से, इन पार्ट पेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग, कहते पार्ट पेमेंट के तौर पर लेंगे, यानी कि हमारा बैलेंस अभी भी तुम्हारे पास खड़ा रहेगा। ऐसा मत सोचना कि तुमने हमें 1,20 की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे दी और बैलेंस शीट से हमें गायब कर दोगे, हमें कुछ दोगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। हम पार्ट पेमेंट के तौर पर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। जितने का लेकर गए 1,20 का, उतने से तो डिबेंचर कम होगा ना, ऑब्वियसली। तो डिबेंचर जितने से कम हुआ हमने कर दिया डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी है क्रेडिट है, खत्म करने के लिए कर दिया डेबिट, तो डिबेंचर डेबिट हो गया। और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,20,000 की हमने इन्हें सौंप दी कि भाई ये लो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तो मेरा 1,20 से एसेट कम हो गया, मैंने दे दिया, और सिमिलरली मेरा लायबिलिटी जो कि डिबेंचर थे वो भी मेरे सेम अमाउंट से कम हो गए। अभी तक जो हमने पॉइंट नंबर डी में पढ़ा, यहां तक हम एंट्री कर चुके हैं। यहां तक 2 एंट्री पास की, पहले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की अपवर्ड रिवैल्यूएशन और दूसरा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी व्हेन गिवन टू द डिबेंचर होल्डर। आगे लिखते हैं, आगे लिखते हैं, एंड अभी देखना आगे इंग्लिश थोड़ा और कंफ्यूजिंग लगेगा। एंड टू प्रोवाइड एडिशनल कैश ऑफ रुपी 1,30,000 सिक्योर्ड बाय अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन कंपनीज एसेट एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम। ठीक है ना, काफी सारी इंग्लिश तो इसमें से इररेलेवेंट है हमारे लिए, हमें मेन एंट्री के लिए देखिए क्या करना है। डी पॉइंट सही से एक बार शुरू से पढ़ो। डिबेंचर होल्डर्स एग्रीड टू, पहला उसमें क्या आया, पहला पॉइंट उसमें ये आया, टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इन पार्ट पेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग, तो एक इशू ये रहा। उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स एग्रीड टू, ये टू के बाद यहां कंटिन्यू हो रही है, डिबेंचर होल्डर्स एग्रीड टू प्रोवाइड एडिशनल कैश। बच्चे इसको देखने समझते हैं कि कंपनी डिबेंचर होल्डर को कैश दे रही है, डिबेंचर होल्डर टू कैश, 6% डिबेंचर टू कैश। ऐसा नहीं है मित्र, ऐसा नहीं है पुत्र। डिबेंचर होल्डर्स एग्रीड टू प्रोवाइड, डिबेंचर होल्डर कंपनी को दे रहे हैं क्या, कैश। कितने का, 1,30,000 का। बच्चे सोच रहे हैं सर डिबेंचर होल्डर कैश क्यों देंगे, क्योंकि पढ़िए, ऑफ रुपी 1,30,000 सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन कंपनी एसेट एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम, यानी कि कंपनी नए डिबेंचर इशू कर रही है पुराने वाले डिबेंचर होल्डर्स को ही, लेकिन पुराने वाले जितने बचे हैं उतने ही हैं, लेकिन नया 8% वाला और डिबेंचर इशू किए उन्हें, और उनसे 1,30,000 रुपए ले लिए। तो हम ये एंट्री करने वाले हैं कि भाई कंपनी का पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। जो पुराने वाले थे वो 6% थे, लेकिन अब जो हम रेज कर रहे हैं वो 8% वाले डिबेंचर हैं, तो 1,30,000 रुपए के और डिबेंचर होल्डर बन गए हैं हमारे बैलेंस शीट के अंदर। शो शुड बी क्लियर टू ऑल, शुड बी क्लियर टू ऑल। वेरी नाइस, सही बच्चों को बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। आगे जाकर वापस इनकी रिकंसिलिएशन आएगी जब मैं बैलेंस शीट के अंदर अमाउंट्स लिखूंगा, सो डू नॉट वरी। आगे देखते हैं, यहां तक हो गया। क्वेश्चन कहता पेटेंट गुडविल डेफर्ड एडवर्टाइजिंग टू बी रिटर्न ऑफ। ध्यान दें, मैंने क्या कहा था, पेटेंट और गुडविल जो इंटेंजिबल है, क्वेश्चन अगर कहेगा तो करेंगे, अगर नहीं कहेगा तो भी करेंगे, लेकिन नोट लिखना होगा। क्वेश्चन ने खुद ही कह दिया तो हमें आवश्यकता नहीं है। तो पेटेंट कितने का है, 37,500, गुडविल 130, जितने जितने अमाउंट है इनको हम क्रेडिट करते हैं। एसेट है, खत्म कर रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे, राइट ऑफ करते हैं। टू पेटेंट 37,500, टू गुडविल 1,30,000, डेफर्ड एडवर्टाइजिंग 1 लाख। ये 3 चीजें क्वेश्चन ने बोली, हमने कर दिया। नॉर्मली जब एसेट्स को आप राइट ऑफ करोगे तो एक बड़ी एंट्री बना सकते हो जिसमें कैपिटल रिडक्शन कॉमन रहेगा, और जितने भी एसेट्स हैं एक एक करते हो आप उन्हें क्रेडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। मल्टीपल एंट्रीज की आवश्यकता हमें नहीं है। और देखते हैं,
आगे क्वेश्चन कहता है स्टॉक टू बी रिटर्न ऑफ बाय 65,000, मतलब स्टॉक को भी कम कर दो, ठीक है। इसी एंट्री में हम डाल देंगे टू स्टॉक 65,000 का बेटा। उसके बाद प्रश्न कहता है अमाउंट ऑफ 68,500 टू बी प्रोवाइडेड फॉर बेड डेट्स, फिर से डेटर्स की वैल्यू कम हो रही है तो टू प्रोविजन फॉर बेड डेट, इसी एंट्री में डाल दिया बेटा 68,500 का। उसके बाद क्वेश्चन फिर अलग राह पर चला गया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। लेकिन ध्यान रहे क्वेश्चन ने आपको इसके बारे में कुछ नहीं बोला, ये P&L का डेबिट बैलेंस, तो यार इसीलिए तो सारा काम हो रहा है। हमने क्वेश्चन की वेट नहीं करने की, क्वेश्चन बोलेगा ये तो हमें खुद ब खुद राइट ऑफ कर देना है। तो इसी एंट्री में हम लिख देंगे टू P&L 4,35,000 और इन सब का जो टोटल अमाउंट आ गया कैपिटल रिडक्शन में दैट इज 836। और ये क्या है, कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो रहा है। याद कीजिए मेरे स्टार्टिंग का जो मैंने बताया था सेशन में, कैपिटल रिडक्शन जब जब डेबिट होगा मतलब एक तरह का लॉस है, क्योंकि बेसिकली जो हमारे एसेट्स हैं हम उनको सबको क्रेडिट 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 कर रहे हैं। तो हमने बैलेंस के हिसाब से देखने की, अगर उस चीज का एसेट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, हम खत्म कर रहे हैं उसे, तो हमारे लिए लॉस है क्योंकि कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो रहा है, ठीक है ना। यहां तक शुड बी फाइन। आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा, बच्चे सभी जो है कृपया कर यहां ध्यान दें, बच्चे आपस में लगे हुए हैं, शुड बी क्लियर टू ऑल, ठीक है ना, शुड बी क्लियर, सभी को क्लैरिटी का समझ आना चाहिए। आगे देखिए, अब आया जी एक और बेहतरीन पॉइंट, रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू बी रीवैल्यूड 387,500। याद आया, धुंधला धुंधला पॉइंट नंबर डी में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी था। टोटल फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने का था, ये देखिए 4,25,000 का। अगर आपको याद हो, इसमें से कम गाइस, इसमें से जो बुक वैल्यू 1 लाख थी उसे हमने रीवैल्यू कर लिया था 1,20 पर, और जो बाकी बची, क्वेश्चन अब कह रहा है रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू बी रीवैल्यूड एट 387,500 की भाई इसकी वैल्यू हो जाएगी 387,500। यार 4,25 में से अगर 1 लाख की वो थी तो ये कितनी रह गई, उम्मीद कर रहा हूं दिख रहे होंगे 3,25,000। तो भाई 3,25,000 की वैल्यू बुक वैल्यू थी, उसको हमने रीवैल्यू के 387,500 पे, तो डिफरेंस निकाल लीजिए, जो बैलेंस आया उतने रुपए से हम फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को अप करेंगे, मतलब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन की एंट्री करने वाले हैं। ये लीजिए, हम आ गए यहां पर वर्किंग नोट भी आपके सामने बिल्कुल पेश किया जा रहा है। वैल्यूएशन ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, टोटल वैल्यू कितनी है बैलेंस शीट में, 4,25,000, जिसमें से 1 लाख की बुक वैल्यू जो कि डिबेंचर ऑलरेडी लेकर जा चुके 120 में, इसका हम सब कम कर चुके। बैलेंस बुक वैल्यू रह गई 325, कैसे, टोटल 425 है, उसमें से 1 लाख की बुक वैल्यू डिबेंचर ले गए तो बाकी की रह गई 325। इसको रीवैल्यू किया 387,500 पर, यानी कि there is an increase of 62,500. Accordingly, we shall pass the entry freehold property debit to capital reduction account 62,500. ठीक है ना, must be clear to all, must be clear to all है जी। जय लक्ष्मी जी तो मॉड्यूल से ढूंढ ले, कह रहे सर ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, धन्यवाद धन्यवाद गुड़िया। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हमारे सामने, अगेन अ गुड पॉइंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स टू बी सोल्ड फॉर 1,40,000। बैलेंस शीट जब हमने पढ़ा था उसमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट था, ये देखिए ट्रेड इन्वेस्टमेंट 55,000 रुपीज का ट्रेड इन्वेस्टमेंट था बेटा, 55,000 का। क्वेश्चन कहते हैं इसको अपन ने सेल कर दिया 1,40,000 में, मतलब पूरे का पूरा सेल कर दिया। नॉर्मल सिनेरियो में अगर करते तो इसका प्रॉफिट लॉस P&L में जाता, लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम के अंतर्गत चल रहा है तो जो भी प्रॉफिट लॉस होगा कैपिटल रिडक्शन में आएगा, ध्यान रखेंगे। ये लीजिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,40,000, 1,40,000 में बेचा, लेकिन बुक वैल्यू कितनी थी 55, तो बैलेंस आ रहा है कैपिटल रिडक्शन प्रॉफिट 85,000 रुपीज का, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे सामने जी, जे पॉइंट, पॉइंट नंबर जे पर आ गए, डायरेक्टर टू एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ देयर लोन। पहले तो देखिए कि डायरेक्टर का कोई लोन है भाई, ये रहा जी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर अंतिम आइटम है डायरेक्टर लोन 1 लाख रुपीज की। तो इसके लिए अब क्वेश्चन हमें बता रहा है जे नंबर पॉइंट में, डायरेक्टर्स टू एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ देयर लोन एज टू 90% देयर ऑफ बाय अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 ईच। कहता जो 90% है, मतलब 90,000, 1 लाख का टोटल लोन है, 90% बोले तो 90,000, तो उसके लिए क्या करो, ₹2 वाला इक्विटी शेयर दे दो। याद रहे स्टार्टिंग में हमने देख लिया था कि जो इक्विटी शेयर है वो 2 का ही हो चुका है, बैलेंस शीट में 10 का लिखे वो पुरानी बात, रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम के तहत आपका जो शेयर है वो ₹2 का रह गया, तो फ्यूचर में जो भी इक्विटी शेयर का होगा वो ₹2 वाले शेयर का ही कार्यक्रम आयोजित होगा। तो 90%, ये देखिए डायरेक्टर का लोन कितने का है भाई, 1 लाख का, जिसमें से 90% यानी कि 90,000 के लिए तो हमने क्या दे दिया,
इक्विटी शेयर कैपिटल और 5% इन कैश, 5% कैश में, कैश मतलब बैंक, टू बैंक मतलब इमीडिएटली सेटल कर दिया बेटा 5,000 रुपए, एंड क्या लिखते हैं, एंड बैलेंस 5% बिंग वेव्ड, मतलब देना ही नहीं। तो एक लाइबिलिटी थी बुक्स के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, जो कि अब देनी नहीं 5%, यानी कि 5,000 1 लाख का 5% मींस 5,000, तो वो अपने लिए क्या हो गया, फायदा हो गया, जो कि कहां जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर जाएगा। ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट अच्छा पॉइंट माना जाता है, क्योंकि इसमें एक दो चीजें होते हैं, इतने का इक्विटी मिलेगा, इतने का आपको कैश बैंक देंगे और बाकी का वेव ऑफ होगा, तो ये भी अच्छा पॉइंट टीचर्स मानते हैं। के पॉइंट आ रहा है हमारे सामने, देयर वर कैपिटल कमिटमेंट्स टोटलिंग ₹2,50,000, these contracts are to be cancelled on payment of 5% of the contract price as a penalty। क्या मतलब है इसका, कैपिटल कमिटमेंट्स, हमने कुछ कमिटमेंट्स की हुई थी, शायद एक कॉन्ट्रैक्ट था, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह में पढ़ते थे ना, कि हमारा कोई सेल परचेज एक्सेट्रा कोई कॉन्ट्रैक्ट है 2.5 लाख का, लेकिन अब हम क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इनको जब कैंसिल कर रहे हैं तो हमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 5% पेनल्टी के तौर पर देना पड़ेगा। 5% पेनल्टी के तौर पर 2.5 लाख रुपए का 5% कितना हो गया, 12,500। पहली बात, तो क्या ये मेरी कंफर्म लायबिलिटी थी? कंफर्म्ड लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि बैलेंस शीट के अंदर है। जी नहीं, बैलेंस शीट के अंदर नहीं थी, लेकिन अब मुझे पैसे पे करने पड़ रहे हैं। तो लायबिलिटी जब थी नहीं, तो लायबिलिटी का नाम तो आने से रहा, तो हमें क्या करना होगा, लॉस है, हम कहेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, डेबिट कितने, 12,500, और पैसा जा रहा है। क्वेश्चन ने कहीं भी ये नहीं बोला कि आपको इक्विटी देना है, कुछ देना है, सिंपल लिखा है पेमेंट ऑफ 5% एज अ पेनल्टी, तो पेमेंट बोले तो टू बैंक 12,500 रुपए। ठीक है ना। और आगे बोलता है इग्नोर टैक्सेशन एंड कॉस्ट ऑफ द स्कीम, ठीक है, इररेलेवेंट फॉर अस, इसका कुछ नहीं करना। क्वेश्चन आगे कह रहा है यू आर रिक्वेस्टेड टू शो जर्नल एंट्रीज, जो कि हमने बना दी, रिफ्लेक्टिंग द अबव इंक्लूडिंग कैश, एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्कीम। तो बैलेंस शीट पर भी अभी जाएंगे। याद रखिए मैंने क्या कहा था कि आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 100% बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज कैपिटल रिडक्शन में अगर बैलेंसिंग फिगर आई, मान लीजिए क्रेडिट साइड बड़ी हो गई, तो डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, तो वो हमारे लिए फायदा है, जिसको कैपिटल रिजर्व में डाला जाता है। वेयर एज अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी हो गई, डेबिट साइड बड़े होने का मतलब लॉसेस बड़े हो गए, वैसे तो ऐसा होगा ही नहीं। अगर अच्छे से स्कीम बनी है, क्वेश्चन बड़ा थॉटफुल तरीके से बनाया गया, तो डेबिट साइड कभी भी बड़ी नहीं होगी। लेकिन अगर डेबिट साइड एक्सीड कर गई, इसका मतलब लॉसेस ज्यादा हो गए, इन दैट केस आपके जो भी रिजर्व होंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व एक्सेट्रा, आप सबसे पहले उन्हें खत्म करेंगे। उसके बाद भी अगर कुछ बचा रहा तो हम उसे गुडविल अकाउंट के अंदर डाल देते हैं। जितनी भी एंट्रीज हमने की, सबको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर हम ले आए। जैसे मान लीजिए आपने पहली एंट्री की थी प्रेफरेंस कैपिटल टू प्रेफरेंस टू कैपिटल रिडक्शन, तो कैपिटल रिडक्शन, ये देखिए एक एंट्री का फ्लो दिखा दें आपको, ये हमने पहली एंट्री की, तो जब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे तो हम उसमें क्या बोलेंगे, बाय 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और अमाउंट कितना जो कैपिटल रिडक्शन के सामने है 1 लाख रुपए का, है ना, ये वाला अमाउंट। तो सिमिलरली हर एंट्री से हम अमाउंट उठाकर यहां पर लिखते गए, और फाइनली आपका ये अकाउंट इस प्रश्न में टैली हो जाता है। हमारा अकाउंट कैपिटल रिडक्शन इस अकाउंट में टैली हो गया। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, नॉर्मली आपका जो बैलेंसिंग फिगर है वो यहां पर आएगा। अगर यहां पर आएगा तो हमारे लिए वो फायदा है, क्रेडिट साइड बड़ी है तो हम उस फायदे को कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर डाल देंगे। वेयर अगर डेबिट साइड बड़ी हो गई तो क्रेडिट साइड पर सीधा हमने जाकर बाय कैपिटल रिजर्व या बाय गुडविल नहीं लिखना, पहले हमने अपने एग्जिस्टिंग जो रिजर्व्स हैं उनको खत्म करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व एक्सेट्रा। उसके बाद अगर कुछ बचेगा तभी गुडविल में लिखना है। इस क्वेश्चन में तो कोई बैलेंसिंग वगैरह है नहीं, तो हम इसे यहां से जो है रब कर देते हैं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हमारा टैली हो गया। अगर टैली ना होता तो एक एंट्री और हमारी यहां पर जरूर जो है बनती। ओके, चलिए जी आगे। इंपॉर्टेंट पड़ाव आ रहा है बैलेंस शीट का। एग्जाम में जब से बैलेंस शीट का नया फॉर्मेट आया, बच्चे उम्मीद करते हैं, प्रे करते हैं काश बैलेंस शीट बनानी ना आए एग्जाम में, लेकिन क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है ना, क्योंकि बैलेंस शीट अगर बनानी आ गई तो इट विल टेक लॉट ऑफ योर टाइम, और ऐसा भी नहीं है कि टाइम लगाने के बाद आप ठीक कर पाओगे, तो आराम से अच्छे से समझिए, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट ऑफ एंड कंपनी लिमिटेड जब भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद करेंगे, दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रिड्यूस वर्ड आपको साथ में लगाने। और तारीख कौन सी थी जिस दिन कोर्ट ने ऑर्डर किया था, 1 जनवरी 2012। सो सबसे पहले आ रहा है हेड नंबर ए, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और हेड नंबर बी होगा जिसका नाम है एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहला हेड है शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर आते हैं शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स इन सरप्लस। आफ्टर दैट नॉन करंट लायबिलिटी, हमारे पास इस प्रश्न में डिबेंचर है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पॉइंट आएगा। एंड आफ्टर दैट देयर आर करंट लायबिलिटीज। अगर आपको याद हो, करंट लायबिलिटी में 3 चीजें थी, बैंक ओवरड्राफ्ट था, ट्रेड पेएबल थे, और एक था डायरेक्टर लोन। डायरेक्टर लोन तो खत्म हो गया, ठीक है ना।
और जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उसका हम आगे वर्किंग नोट बनाएंगे, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव की बजाय हमारा पॉजिटिव हो गया, तो वो करंट एसेट में रिफ्लेक्ट होने लगेगा रादर देन बीइंग इन दी करंट लायबिलिटी। ओके, सिमिलरली एसेट्स में आए, सबसे पहले आ रहा है नॉन करंट एसेट्स, जिसके अंदर आता है पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, फर्दर हेड बिंग टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। सेकंड हेड आया बेटा करंट एसेट्स, जिसके अंदर हायरार्की में आते हैं इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है ना। अभी आप देखेंगे सभी चीजों के लिए हमने नोट नंबर यहां पर मेंशन किया है, तो एक एक करते हुए सबका नोट नंबर बनाते चलेंगे, एंड देयर आर लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स टू लर्न। नोट नंबर 1 हमारे सामने आ रहा है शेयर कैपिटल। इसके लिए हम पहले जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दो तरह का कैपिटल है, प्रेफरेंस और इक्विटी, और क्वेश्चन में आपको अलग से बताया नहीं कि ऑथराइज इतना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इशूड कितना है, तो हम सीधा एक ही नाम के अंतर्गत डाल देते हैं, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। ध्यान देंगे, गलती सबसे बड़ी क्या होती है बच्चों, कहते हैं और 4 लाख रुपए का कैपिटल, जी नहीं, गलत। हमने कैपिटल पूरी तरह से चेंज कर दिया था। इफ यू रिमेंबर, फर्स्ट एंट्री में जाइए, आपका जो नया कैपिटल है वो ये है जो क्रेडिट हुआ पड़ा है यहां पर 75 वाला, तो ये क्या है 4000, 6%, वापिस से बोलता हूं 4000, 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹75 ईच, 3 लाख। ये लीजिए ध्यान से देखेंगे, 4000, 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹75 ईच। ध्यान दे, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, बच्चे क्या करते हैं यहां पर, कहते हो ऑफ ₹100 ईच, 75 पेड अप। यही सिखाया था तब कि भाई हमने फेस वैल्यू ही चेंज कर दी है, ये 100 75 पेड अप नहीं है, वो 75 ईच ही है। अब शेयर आपका 100 का है ही नहीं, शेयर आपका 75 का हो चुका है। दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर। सिमिलरली इक्विटी शेयर में आए, बच्चे कहते सर हमें पता है, आपने बताइए इक्विटी नहीं है, इक्विटी कितना है सर, इक्विटी इतना है सर, ये रहा सर इक्विटी 1.5 लाख रुपए। गलत, इक्विटी कैपिटल इसके अलावा और भी जगह पर इशू हुआ, तो यू नीड टू एड अप ऑल द इक्विटी शेयर कैपिटल। एक इस एंट्री में ध्यान से देखते जाइए 1.5 लाख का, उसके अलावा ये रहा 24,000 का, ले चकलिए कैलकुलेटर, 1,50,000 प्लस 24,000 रुपए। और देखिए इक्विटी किसको दिया था, हमने कहीं और भी इक्विटी का इस्तेमाल किया था, ये रहा डायरेक्टर लोन, उनको भी इक्विटी दिया था, कितने का 90,000, टोटल हो गया 2,64,000। अमाउंट आया हमारे पास कितना 2,64,000 रुपी। एक शेयर कितने का है इक्विटी नया 2 रुपए का, तो 2 रुपए यहां रखा, तो ये कितने शेयर हो गए 1,32,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 ईच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लीजिए जी, 5,64,000, ये लीजिए, ये अमाउंट हमने यहां पर डाल दिया 5,64,000। किसी प्रकार की कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। रिजर्व सरप्लस नॉर्मली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के प्रश्न में रिजर्व सरप्लस में अगर कुछ आएगा तो कैपिटल रिजर्व होगा, अदरवाइज यूजुअली रिजर्व का पॉइंट अराइज नहीं होगा। उसके बाद आता है नॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें हम कह रहे हैं भाई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये देखिए जी, नोट टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग। एक तो 6% डिबेंचर थे बैलेंस शीट में, ध्यान देंगे, देयर वर 6% डिबेंचर इन द बैलेंस शीट। आई होप यू ऑल कैन सी 6% डिबेंचर 375 के। याद कीजिए क्या हुआ था इसका, जर्नल एंट्रीज का फ्लो देखिए, हमने डिबेंचर होल्डर को 1,20,000 की तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे दी थी। ये देखिए डिबेंचर डेबिट हुआ पड़ा है 6% वाला 1,20 से, 375 का टोटल डिबेंचर पेंडिंग था, जिसमें से 1,20,000 का तो हमने इसको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दी और बाकी का अपने पास अभी भी पड़ा है। और उसके अलावा एक नया 8% डिबेंचर आया था 1,30,000 का, तो ये भी अपनी बैलेंस शीट के अंदर अब आने वाला है। ठीक है ना, ये लीजिए, तो 6% डिबेंचर्स सिक्योर्ड बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 375 थे, और माइनस डिस्चार्ज बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मतलब इनको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे दिया। अब कोई और इंग्लिश भी यूज कर रहे हैं, लेकिन दिखाना इसी प्रकार से होगा कि भाई ये रह गया है 2,55,000 एंड देयर इज वन मोर टाइप ऑफ डिबेंचर 8%। और जब हमने यहां पर देखा था, ये इंग्लिश लिखी थी कुछ, प्लीज सी ओवर हियर, सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन कंपनी एसेट एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। तो ये जो सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन कंपनी एसेट है, ये आपको यहां पर लिखकर बताना है, इसीलिए वो इंग्लिश दी गई थी। अगर यहां पर ना लिखा तो आधा नंबर चला जाएगा। ठीक है ना, तो यह है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का अमाउंट 3,85,000 विच विल बी शोन ओवर हेयर। तो ये नोट नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ फॉर द लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। इसके बाद आता है करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल की बारी आ गई, प्रश्न के अंदर गए। ट्रेड पेबल्स का अमाउंट यहां पर लिखे क्रेडिटर्स का बेटा 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज। और
किसी भी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट क्रेडिटर्स के लिए नहीं था, तो यहां पर उत्तर आ गया 3 लाख एज इट इज। कोई अलग से नोट भी हमें बताने की आवश्यकता जो है नहीं है। तो और ये हो गया बैलेंस शीट का टोटल। यार क्या करते हैं लोग, ये नहीं अपनी क्लासेस की तरफ ध्यान दें, अपने अपने एजेंट छोड़ रखे हैं। दिस टीचर टॉट दिस सम इन अ बेटर वे। देन व्हाई आर यू कमिंग टू माय सेशन यार, गो टू दैट टीचर ना। ये नए नए जितने भी टीचर आ रहे हैं, दे आर ऑल डूइंग द सेम थिंग। किसी भी टीचर को देख लो, जो नए नए लोग आ रहे हैं, जो पहले से टीचर अच्छा कर रहे हैं, उनके सेशन में आकर, अभी मैं डेली का काम है, सॉरी इंटरप्ट करना पड़ रहा है मुझे ऐसे छिछोरों के कारण, ऐसे निकम्मे लोगों के कारण, डेली कम से कम 4 से 5 कमेंट मेरे मैराथन पर दूसरे टीचर डालकर जाते हैं अपने यूट्यूब लिंक का, कि बच्चे आएंगे मैराथन देखेंगे तो उसके में राहुल करके मैराथन में हमारा लिंक देखेंगे तो हमारे चैनल पर आ जाएंगे। अरे ऐसे नहीं होता यार, मेहनत कर लो साला तुम भी थोड़ी। आई एम सॉरी आई हैव टू यूज दिस एब्यूजिव वर्ड एंड ऑल, बट दिस इज नॉनसेंस, दिस इज सीरियसली नॉनसेंस। जिसको पढ़ना है आओ यार, मैं कोई आपके घर जाकर थोड़ी कह रहा हूं कि यार प्लीज प्लीज प्लीज, या मैं मिन्नतें कर रहा हूं कि मेरे सेशन में आओ, मेरे सेशन में आओ, मेरे को ही देखो। शुड नॉट बी लाइक दिस। और इन लोगों का यही काम है कि जो भी टीचर है उसके थोड़ा बम्बार्डिंग करो। एंड ये टीचर क्या चाहते हैं कि हम इन अपने सेशंस में इनका नाम लें। अभी पिछले 15 अगस्त को एक टीचर ने ऐसा काम किया, वो चाहता था मैं उसका नाम लूं, लेकिन फिर भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया, मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि मुझे पता था यही स्ट्रेटेजी है। वो चाहता था कि मैं उस टीचर का नाम लिखूं, लेकिन साहब हमारे एथिक्स हमें पता है, तुम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कहने को हम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुमने ऑडिट नहीं पढ़ा अच्छे से, प्रोफेशनल एथिक्स नहीं पढ़ा, करने को मैं कंप्लेंट आईसीआई में कर दूं, यूं कैंसिल करवा सकता हूं मेंबरशिप, जो गलत हरकतें करते हैं। बट हमें अपने काम पे ध्यान देना है। कूल डाउन राहुल, कूल डाउन टीआरजी, कूल डाउन। सॉरी गाइस, सॉरी। या आगे जी आगे, आगे जी आगे। नॉन करंट एसेट, सबसे पहला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्वेश्चन में गए, यहां देखा कौन कौन से एसेट थे, जरा वापस से देखें। हमें फिक्स्ड एसेट के अंदर 4 चीजें दिखी थी। एक था बेटा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, एक था प्लांट, पेटेंट और गुडविल। ये 2 चीजें तो हमें पता है, हम राइट ऑफ ऑलरेडी कर चुके। बच गई ये 2, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और प्लांट। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में काफी कुछ उथल पुथल हुई थी, कभी बढ़ रही थी, कभी घट रही थी, घट नहीं रही थी, मतलब कभी डिबेंचर होल्डर को दे दी। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमें ध्यान से देखनी है और इतनी कोई दिक्कत की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब हमने एंट्री की थी हमने इसका यहां पर ये देखिए वर्किंग नोट एक बना लिया था साथ ही साथ। और हमें पता है कि हमारी जो रीवैल्यू हुई थी वो कितने की थी, 387,500 पर रीवैल्यू हो गई है। टोटल कितनी थी याद करो, 4,25,000, जिसमें से 1 लाख की बुक वैल्यू वाली तो हमने डिबेंचर होल्डर को दे दी, ले जाओ। और जो बाकी बची थी 3,25 की, उसको हमने रीवैल्यू कर लिया कि तू हमारे पास ही रहेगी, तेरी वैल्यू आज से हो गई 387,500। तो यानी कि जो अपनी बुक्स में आने वाली वैल्यू है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की, दैट इज 3,87,500। ठीक है ना। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो इस प्रश्न में आप लिखकर जो है मुझसे पूछ सकते हैं। और दूसरा एसेट था प्लांट। अरे भाई प्लांट का तो बेचारे का कुछ किया ही नहीं, प्लांट की तो बात तक नहीं हुई पूरे क्वेश्चन में, तो प्लांट ही रहेगा। 50,000 रुपए और ये आ गया टोटल 4,37,500। ये हमारे कौन से नोट का उत्तर आया है, नोट नंबर 3 का 4,37,500। इनटेंजिबल एसेट का नोट हमने बनाकर जरूर दिखाया। रीजन क्या है, क्योंकि राइट ऑफ कर दिया था, तो पेटेंट सेम अमाउंट राइट ऑफ हो गया, नील रह गया। सिमिलरली गुडविल राइट ऑफ हो गया, नील रह गया, और अंत में ये नीली आ गया। तो इनटेंजिबल एसेट का तो कोई भी अंश हमारे पास बैलेंस शीट में बेटा आएगा ही नहीं। उसके बाद आया करंट एसेट्स। करंट एसेट में आए बेटा, हमने यहां पर देखा क्वेश्चन ने क्या क्या चीजें दी थी, जरा मार्क करें। एक डेटर था, एक स्टॉक था, एक डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट, एक पीएनएल। पीएनएल मतलब अलग था, सॉरी। इनको हम ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके, तो बात सिर्फ बची है इन 2 के बारे में, डेटर और स्टॉक। ठीक है ना। और ध्यान रखेंगे जो बैंक ओवरड्राफ्ट वाला पॉइंट था, इसको भी अभी हमें टैकल करना है, क्योंकि हमने क्या किया था, जब ये क्वेश्चन किया तो एक काफी बड़ा एक इन्फ्लो आया था, हमने इन्वेस्टमेंट सेल कर दी थी उठाकर, और डिबेंचर से भी 1,30,000 रुपए का इन्फ्लो आया था। तो बैंक जो है हमारा, मैंने कहा नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, तो उसको भी वर्किंग नोट के माध्यम से देख लेंगे। लेकिन पहले बात कर ले डेटर्स और स्टॉक की। अगर हमें याद हो, यहां डेटर और स्टॉक के बारे में पॉइंट आया था, ये देखिए स्टॉक राइट ऑफ हुआ था 65 से, और डेटर के ऊपर प्रोविजन बनी थी 68,500 की। बेसिकली पॉइंट नंबर एफ एंड जी। सो वी कम हियर टू द नोट नंबर 5 फॉर इन्वेंट्री, जहां हम लिखते हैं कि भाई तुम्हारी बुक वैल्यू बोले तो बेटा जो बैलेंस शीट के अंदर थी, देखिए 4,25,000 रुपए, 4,25,000 रुपए का हमारा स्टॉक था, जिसमें से हमने 65,000 का राइट ऑफ कर दिया, 3,60,000 रुपीज का इन्वेंट्री का अमाउंट आ गया। सिमिलरली जो डेटर हैं
4,85,000 की वैल्यू थी, देखेंगे डेटर 4,85,000, जिसमें से 68,500 का प्रोविजन बना, तो बैलेंस रह गया 4,16,500। तो 360 का इन्वेंट्री और 4,16,500 का ट्रेड रिसीवेबल, ये चीजें हमने यहां पर जाकर लिख दी। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि बैलेंस शीट वाला काम इंपॉर्टेंट है और गलतियां इसमें होने का चांस है। गलती भी ना हो, बच्चा एग्जाम में कहेगा यार इतना बड़ा क्वेश्चन मैं करूंगा ही नहीं, तो बच्चा छोड़ने की कोशिश करता है, जबकि इतना आसान है कि अगर समझ में आ गया तो 16 का है चाहे 20 का है, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स 100% आ जाना है आपके, ठीक है ना। अंत में आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो हमने इसका यहां पर एक अकाउंट बनाकर दिखा दिया, बैंक अकाउंट। आप चाहें तो स्टेटमेंट वे में भी कर सकते हैं। अगर अकाउंट की बात करें, आपको जो बैलेंस गिवन था that was 1,95,000 on the liability side। ये देखिए 1,95,000 on the liability side, मतलब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,95,000। उसके बाद पैसा कहां कहां है, कहां कहां गया। क्वेश्चन में जब हमने फ्लो किया, पहले प्रेफरेंस का एंट्री किया, फिर इक्विटी का एंट्री किया, फिर कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी, कैपिटल प्रेफरेंस डिविडेंड, उसके बाद आया था डिबेंचर का एक्रूड इंटरेस्ट को पे किया था। अगर आप बच्चों को याद हो, एक्रूड इंटरेस्ट टू बैंक, तो वो भी पैसा जा रहा है बैंक में, आ गया बाय एक्रूड इंटरेस्ट 22,500। उसके बाद पैसा आया कहां कहां से था, डिबेंचर। जब आप एंट्री का फ्लो देखेंगे, हर एंट्री में देखते जाना, जहां जहां बैंक है यहां पर लिखते जाना। ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमने सेल की थी 55,000 की और 85,000 का प्रॉफिट, तो टोटल मिलाकर 1,40,000 रुपए का हमें बैंक आया था, ठीक है ना। ये देखिए आपको दिखा दें, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था 1,40,000 रुपए से, और गया कहां कहां पैसा हमारा, मेन डायरेक्टर लोन को हमने 5,000 रुपए देकर सेटल किया था। और एक लास्ट पॉइंट था कैपिटल कमिटमेंट वाला पॉइंट, कि भाई हमारी 2.5 लाख रुपए कमिटमेंट थी, उसका 5% पेनल्टी के तौर पर दिया, तो एक वो 12,500 रुपए का वो था। एंड इफ वी सी नाउ, यहां पर आ रहा है बाय बैलेंस कैरी डाउन। बाय कैरी डाउन का मतलब क्या हो गया, सॉरी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि हमारा जो नेगेटिव था वो बेटा पॉजिटिव में तब्दील हो गया, और ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया 35,000 रुपए, जो कि हम यहां पर लिख रहे हैं, ठीक है ना। मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, रेफर बैंक अकाउंट बिलो। ऑल्टरनेटिवली मैंने क्या बताया, वी कैन प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑल्सो, स्टेटमेंट ऑल्सो लिख दें पूरा, कैन प्रिपेयर ऑल्टरनेटिवली स्टेटमेंट ऑल्सो। और इस वैल्यू को भी जब हमने जाकर यहाँ पर 35,000 भर दिया, तो हमारा ये बैलेंस शीट का टोटल है 1249, विच मैचेस विद द टोटल ऑफ लाइबिलिटीज साइड। तो बेसिकली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर जो है हमारा इतना ही है। किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है कोई पॉइंट एक दो एक्स्ट्रा आ जाए, बट यस मेन थीम जो है वो यही है। मेजॉरिटी पॉइंट्स ऐसे ही होंगे जैसे मैंने आज आपको इस प्रश्न में करवाए हैं। हमारा कोई डाउट है तो हम उसे जरूर जो है यहां पर लिख देंगे और मैं आपको उसका उत्तर जो है बता दूंगा। प्रिंकल पूछ रही है सर वो वैल्यू बढ़ाई थी 20,000 से, उसका क्या होगा। बेटा ये देखिए, हमने जो 20,000 से बढ़ाई थी, ये एंट्री कर दी थी उसके लिए, वो कैपिटल रिडक्शन में फायदा चला गया ना यहाँ से, तो वो कैपिटल रिडक्शन में आ गया बस, और कुछ नहीं होगा उसका। ये देखिए, ये फायदा आ गया था उसका, बाकी तो उसका कुछ नहीं, क्योंकि वो वाली चीज हमने डिबेंचर होल्डर को दे दी। अगर डिबेंचर होल्डर को ना दी होती तो ये 1,20,000, मतलब 1 लाख की उसकी वैल्यू और 20,000 जो अप किए थे, ये हम बैलेंस शीट में अंत में दिखाते। रोहन राय पूछ रहे हैं सर एक बार बताना कंपलसरी राइट ऑफ किसे करते हैं। मैं बता देता हूं, जितने भी फिक्टिशियस एसेट हैं, जैसे कि अंडर राइटिंग कमीशन हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, पी एंड एल डेबिट बैलेंस हो गया, इन सभी को हमने खुद से राइट ऑफ करना ही करना है, क्वेश्चन बोले या ना बोले। उसके बाद आई इनटेंजिबल एसेट्स की बात, जैसे कि पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा होते हैं। मैंने क्या बोला, पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, ठीक है। तो ये इंटेंजिबल एसेट हो गए। क्वेश्चन ने अगर बोला तो कर दो, अगर नहीं बोला तो भी कर दो, लेकिन इनके लिए नोट लिखना होगा, जबकि फिक्टिशियस वालों के लिए नोट नहीं लिखना अपने को, ठीक है ना, इतनी सी बात है। सर अगर क्वेश्चन साइलेंट तो ऐसे कितना राइट ऑफ करेंगे। बेटा वापस से पूछिए, कुड नॉट गेट यू, डिटेल में पूछिए। बिल्कुल सही, रूपल मिश्रा जी ने उत्तर दिया है प्रिंकल का, वेरी नाइस। सर इस क्वेश्चन को करने के लिए कितना आइडियल टाइम लगना चाहिए। बेटा हाफ एन आवर से कम में तो ये प्रश्न आप नहीं कर पाओगे, इतना श्योर है, ठीक है ना। उससे ज्यादा जल्दी में करेंगे फिर खिचड़ी मचेगी, फिर हो सकता है 16 में से अगर 16 का आया तो हम पूरे 16 ना ले पाए, 13-14 तक कहीं रुक जाएं, क्योंकि प्रॉपर फॉर्मेट एक्सेट्रा बनाने में इतना समय तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न को लगना ही लगना है। सीएफएस और इंटरनल में से कौन सा करना चाहिए एग्जाम में आए तो। बेटा जो आपको आता हो वो करना चाहिए, और अगर दोनों आते हैं फिर आपका जो मन कर रहा हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। सर एडवांस अकाउंटिंग में आता है क्या। हाँ बेटा आता है, बेटा आता है, आता है।
सर एरियर्स की कोई एंट्री नहीं करनी किसी भी क्वेश्चन में बेटा। एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड अगर वेव ऑफ कर दिया तो कोई एंट्री नहीं होगी, सिर्फ जितने पार्ट के लिए आपने उनको मैच्योर किया, मतलब या तो कैश दिया या इक्विटी कैपिटल दिया एक्सेट्रा, सिर्फ उतने पार्ट की ही एंट्री होगी। करेंगे करेंगे मिस्टर प्रवीण जलिंद्रा, बेटा डिबेंचर चैप्टर आने वाला है बहुत जल्द, मैं पूरा डालूंगा इस पे, डोंट वरी। अच्छा रूपल जी कह रहे हैं सर हम तो आपके स्टूडेंट हैं, वेरी नाइस वेरी नाइस, क्लियर हो गया सर, आपने अभी बता दिया, वेरी गुड जी। बच्चे लिख रहे हैं नाइस लेक्चर, थैंक यू जी, थैंक यू सर। आप बैंकिंग कंपनी के लेक्चर डाल दो ना बेटा, मैंने बैंकिंग कंपनी के कुछ लेक्चर डाले हुए हैं डेमो पर्पस के लिए, आप उन्हें देख सकते हैं। मिस चुटकी अग्रवाल, ओके चलिए जी, आज का सेशन करेंगे यहीं पर अंत। जो बच्चे आए हैं जिन्होंने सर मजे उठाए हैं, जरा जाते हुए लाइक प्रेस करके जरूर जाइएगा। और कल के लेक्चर में बच्चों की डिमांड आ रही थी, कल के लेक्चर में हम करेंगे शेयर सरेंडर वाला पॉइंट। शेयर सरेंडर वाला पॉइंट इसमें काफी बच्चों को टेंशन रहता है, तो वो दिक्कत जो है आपकी हम सॉल्व करेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है ना। हाँ मैराथन वाले मैंने देख ली, बहुत सारी रिक्वेस्ट है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, जितना जल्दी हो सके मैराथन आप बच्चों के लिए लेकर आए। एनपीओ बेटा कोशिश है जितने भी चैप्टर हो सके एग्जाम से पहले, और हर सब्जेक्ट के होंगे। बीच में कुछ बच्चे पूछ रहे थे कॉस्टिंग का सेशन कब होगा, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। अभी कॉस्टिंग हमने ओवरराइड कर लिया, अभी कुछ दिन कॉस्टिंग से दूर रहेंगे, अकाउंट्स एडवांस अकाउंट एफएम पर ध्यान देंगे, फिर वापस कॉस्टिंग पर आ जाएंगे, ठीक है ना। और यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, डेली कुछ ना कुछ जो है लगा रहता है, और टेलीग्राम चैनल पर सारी डिटेल जो है हम डालते रहते हैं कि कब क्या होने वाला है। और मैं वापस से बता दूं, डिस्काउंट आ रहा है 3 दिन के लिए, सीए आईपीसी सीए इंटर सभी के लिए, जिसको भी कोई भी फास्ट ट्रैक लेना हो चारों सब्जेक्ट में से दे कैन टेक। ओके जी, चलो भाई चंगा हुन कर दें तो अनु, बाय बाय, सी यू टमारो, गुड नाइट।